ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा क्या, रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है, अब इसको देख लो। तो रेडिएशन एक बड़ा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के लिए। तो रेडिएशन को अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा इसको और इसको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी। देखिए, ब्लैक बॉडी जो है ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसा नाम का जो कि एक परफेक्शन को बताता है। तो ब्लैक बॉडी कहने का मतलब हुआ एक परफेक्ट बॉडी इन द सेम सेंस ऑफ कि ये एब्जॉर्ब भी 100% कर सकता है, और जब ये इमिट भी करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसी सेम कंडीशन पर कोई भी बॉडी इससे ज्यादा इमिट नहीं कर सकता। तो ये एक परफेक्शन को इंडिकेट कर रहा है इन द सेंस ऑफ इमिशन ऑल्सो एंड इन द सेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। ग्रे बॉडी जो है उन बॉडीज के लिए नाम दिया गया है जो इसी सिमिलर कंडीशन पर उसके रिस्पेक्ट में मतलब ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में इसका एब्जॉर्प्शन भी कम है और इमिशन भी कम है। ये बिल्कुल मत समझना कि जो जितना एब्जॉर्ब करता है वो उतना ही इमिट करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सराउंडिंग से जो आ रहा है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और इमिशन जो होता है ये सरफेस टेम्परेचर जो होता है ये उसके अकॉर्डिंग ये इमिट करता है। ठीक है, तो इमिशन सेल्फ के अकॉर्डिंग और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, बोथ मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी। ठीक है, सो नाउ अ ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट बॉडी। ठीक है, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर। ठीक है, देखो फिर अ ग्रे बॉडी इज अ बॉडी हैविंग एब्जॉर्प्टिविटी और इमिसिविटी लेस देन द ब्लैक बॉडी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ। किरचॉफ ने क्या स्टडी किया था कि एक ग्रे बॉडी का जितना एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होता है, जितना परसेंट ऑफ इंसिडेंट रे को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, मान लो कि अगर वो 70% को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसका एब्जॉर्प्टिविटी को कहेंगे 0.7। समझ आ रहा है, इसका एब्जॉर्प्टिविटी क्या बोलेंगे, 0.7। तो सिमिलरली उसका इमिसिविटी का वैल्यू भी 0.7 होगा। तो इमिसिविटी कहने का सेंस है कि अगर इसी सिमिलर कंडीशन पर एक ब्लैक बॉडी 100 यूनिट को अगर इमिट कर रहा है तो वो वाला ग्रे बॉडी उसका 70% ही इमिट करेगा। मतलब एक ग्रे बॉडी का एक ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू एब्जॉर्प्टिविटी का बनता है वही सेम वैल्यू उसके इमिसिविटी का भी बनता है। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय किरचॉफ्स लॉ। अ गुड ऑब्जर्वर इज अ गुड इमिटर, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। ठीक है, तो आइस के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या आइस कभी भी ब्लैक बॉडी बन सकता है? तो नहीं, ये इट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ये रिफ्लेक्ट करता है, इमिट नहीं करता। ये एब्जॉर्ब ही बहुत कम करता है, इमिट कहां से करेगा, डन है। ये जो एक लालटेन होता है उसका जो वो ब्लैक वाला पार्ट जो होता है, लैंप ब्लैक भी बोलते हैं, वो एक क्लोज टू ब्लैक बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी का अगर तुमको एग्जांपल में पूछ लिया जाए तो उसमें ये वाला डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो देखो ये वाले डायग्राम में एक छोटा सा यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ देगा और पूरा का पूरा अंदर में ये इसको रिफ्लेक्टिंग बना देगा। फिर वो यहाँ से एक रेज रख देगा, ये रेज जाएगा और यहाँ पर उसने एक मान लो मिरर लगा दिया। तो ये मिरर की वजह से क्या होता है, ये रेज अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। फिर ये पाथ इसी के अंदर में, ये जो रे है इसी के अंदर में ये घूमता रहता है और ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो अगर ये बाहर नहीं निकल पाया मतलब माना जाएगा कि ये जो हॉलो स्फेरिकल एक मिरर टाइप का जो बॉडी था उसने इस रे को, जो भी रे आया उसको बाहर नहीं जाने दिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसीलिए इट विल बिकम अ ब्लैक बॉडी। तो ऐसे करके सन इज द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक बॉडी, ऐसे करके भी सोच सकते हो। चलो, अब कुछ टर्म का डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को सिखाया। ये डेफिनेशन से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि चीजों को समझने में इजी रहेगा। चलो, पहला वाला टर्म यहाँ पे क्या लिखा है, एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा, तो एक ग्रे बॉडी का ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में। डन है, जैसे ए एब्जॉर्प्टिविटी, तो एब्जॉर्प्टिविटी बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रे बॉडी डिवाइड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी इन द सिमिलर कंडीशन। तो अभी तुम इसको ऐसे करके भी तुम सोच सकते हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रे बॉडी, ठीक है, डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट ओवर ग्रे बॉडी। तो देखो जितना एनर्जी उस ग्रे बॉडी पर इंसिडेंट होता है वो सारा का सारा एनर्जी ग्रे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन वही एनर्जी अगर ब्लैक बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो वो सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके जगह पर ये भी लिखा जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, क्योंकि जितना इंसिडेंट है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी है। तो इस रेशियो को ऐसे भी तुम डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो ये जो रेंज, ये जो वैल्यू होगा ये किस रेंज में लाई कर सकता है, 0 एंड 1। फिर से आगे बढ़िए, जैसे इमिसिविटी, अगेन ये भी एक रिलेटिव टर्म है। ग्रे बॉडी का किसके रिस्पेक्ट में, ब्लैक बॉडी। एनर्जी इमिटेड बाय ग्रे बॉडी डिवाइड बाय एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इन द सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मतलब सेम डायमेंशन सेम टेम्परेचर, अगेन इट विल आल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 1। चलो, हम लोग कहते हैं ए टी एंड आर, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी का अगर बात करें तो देखो जैसे यहां पर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, तो अगर यहां पर कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुआ है तो इस पार्ट में से कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, अगर इसका और इसका रेशियो निकाल देंगे तो एब्जॉर्प्टिविटी। अगर ये पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस से ही,
अगर इसका और इंसिडेंट का रेशियो निकाल देंगे तो रिफ्लेक्टिविटी। अगर जो पार्ट ये पास ऑन हो गया, ट्रांसमिट कर गया, अगर इसका और इंसिडेंट का रेशियो निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसमिटिविटी। डन है। तो ये देखो आर टी ए पहले से जानते हैं, तो ए प्लस आर प्लस टी जो होगा वो ऑलवेज कितना बनता रहेगा, 1। तो ए अगर ब्लैक बॉडी होता तो सीधा सीधा ए का वैल्यू 1 हो जाता, आर और टी का वैल्यू 0 होते। डन। फिर रेट ऑफ रेडिएशन या भी रेडिएशन पावर भी कहते हैं। रेट ऑफ रेडिएशन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग कैसे करके लिखते हैं, देख यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है, डी क्यू बाई एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, तो वॉट। चलो, ऐसे सिमिलर सा टर्म है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इमिसिव पावर में ये देखो, ये क्या है, एनर्जी रेडिएटेड थ्रू 1 यूनिट एरिया इन 1 यूनिट टाइम। मतलब ये पर यूनिट एरिया में काउंट होता है। मतलब इसको तुम एक तरीके से इंटेंसिटी से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो यूनिट होगा, ये वाला का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट, और इसका पर मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। डन है। इस इक्वेशन को भी आप लोग मेमोराइज करके रखना। E इक्वल्स टू 1 बाय a dq by dt, E इक्वल्स टू 1 बाय a dq by dt, E इक्वल्स टू 1 बाय a dq by dt। डन। इसके बाद नोट में हमने लिखा है कि इफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज E, अगर इमिसिव पावर जो है एक ब्लैक बॉडी का E है, तो ग्रे बॉडी का कितना होगा। तो वी ऑल नो दैट इमिसिविटी होता है। ग्रे बॉडी के लिए क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, बता, इमिसिविटी। तो इमिसिविटी का अगर हम लोग बात करें तो देखो, हम लोगों ने क्या लिखा था, इमिसिविटी इक्वल्स टू E बाय ग्रे बॉडी बाय E बाय ब्लैक बॉडी। तो E बाय ग्रे बॉडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल E। तो ये देखो स्मॉल e इंटू कैपिटल E, ये समझ में आ रहा है। ये चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप ऐसे बस ध्यान में रखो कि अगर ब्लैक बॉडी का आपको मालूम है तो उसको स्टेप और से इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ग्रे बॉडी के लिए वो वाला टर्म बन जाएगा। डन है। इसका रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग जो हम लोग कहते हैं, तो रेट ऑफ कूलिंग इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हमें से ध्यान में रखना है कि अगर कूल हो रहा है, कूलिंग अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे माइनस dt by dt, दैट माइनस साइन एक्चुअली इंडिकेट्स दैट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, माइनस dt by dt डायरेक्टली लिखते चले जाओ। इसके बाद रेट ऑफ कूलिंग का क्या हीट ट्रांसफर के साथ कोई रिलेशन है, तो यस, दिस रिलेशन इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट वन। रेट ऑफ कूलिंग और हीट ट्रांसफर रेट, है ना। तो वी ऑल शुड नो that Q is equals to ms delta T होता है, या dQ is equals to ms dt होता है। समझ में बात आ रहा है। तो अगर मुझे dQ by dt, तो ये ऑलवेज इस तरीके से रिलेट करके रखो अपने दिमाग में। तो अगर मैंने तुमसे रेट ऑफ कूलिंग पूछा है, तो मतलब dt by dt टाइम को रिस्पेक्ट में, तो ये ms को बस इधर भेज दे और dt डिवाइड कर दे, तो 1 by ms dQ by dt। ठीक है। अगर ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ हीटिंग, माइनस साइन लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग। डन। चलिए, इसके बाद जो हमें पहुंच जाना है वो है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, ओके। स्टीफेंस लॉ किस चीज के लिए ये मेनली डिफाइन होता है, तो वो ब्लैक बॉडी के लिए। ओरिजिनली इट हैज बीन गिवन फॉर द ब्लैक बॉडी। तो अगर मान लेते हैं ये एक ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस टेम्परेचर जो है, सरफेस टेम्परेचर कितना है, T। तो एक ब्लैक बॉडी का जो भी ये सरफेस टेम्परेचर बनेगा, ये उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रेडिएट करेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप पहले ये वाले टर्म में समझो पूरा, इन टर्म्स ऑफ इमिसिव पावर, इन टर्म्स ऑफ इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर के टर्म्स अगर बोलें, तो इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4। दिस इज द रिलेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4। इमिसिव पावर फोर्थ पावर, इमिसिव पावर जो वो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जहां टेम्परेचर अपने केल्विन स्केल में है। ओके। तो इमिसिव पावर को सरफेस एरिया से मतलब नहीं है, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है। इमिसिव पावर इज सिमिलर टू इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कभी भी टोटल सरफेस एरिया से इसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अगर रेट ऑफ रेडिएशन के टर्म्स में बात करो, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे एरिया भी आ जाएगा, और ये बन जाएगा सिग्मा ए टी रेस्ट पर 4। देखो dq by dt, ऐसे हम लोगों को पता ही था ना, E इक्वल्स टू 1 by a dq by dt। तो dq by dt E a, तो E मालूम ही था, बस उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर रेट ऑफ रेडिएशन पूछा जाएगा तो उसमें एरिया भी आएगा, इमिसिव पावर पूछा जाएगा तो उसमें एरिया नहीं रहेगा। इमिसिव पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। डन। ओके। इसमें जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो सबको मालूम रखो, 5.67 10⁻⁸ ये यूनिट है उसका। ओके। फिर अगर भाई देख लो ग्रे बॉडी के लिए, तो बस इमिसिव पावर में ये स्मॉल e से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा टी रेस्ट पावर 4 इनटू e। डन। अगर dq by dt को लिखना है ग्रे बॉडी के लिए, तो अगर सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 इनटू e, बस e से मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स ऑल। फिर देख, एक क्वेश्चन है कि 27 डिग्री पर अगर ये है, सपोज कर ले, तो यही सेम इमिसिव पावर 127 पे, 227 पे या 327 पे कितना होगा। तो तुम लोगों को ये क्या करना है, इस समय वीडियो पॉज कर लो, इसको सॉल्व करो और फिर आंसर से मैच करो। जैसे ये पहले वाले का हो गया आंसर, ये दूसरे वाले का यहाँ है 625/81, तीसरे वाले का ये देखो ये हो जाएगा 1600,
ये नालायक को देखो, यहाँ पर ये 0 0 काटा नहीं, इसने 6 को पावर 4 किया, 3 को पावर 4 किया, ठीक जो भी है। तो आप इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 3 2 6, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 16 और ये E1 का वैल्यू 100 था तो 1600 डन। ओके चलिए, फिर जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया log E वर्सेस log T, तो वही E इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू पावर 4 दोनों तरफ log लगा दे, फिर ये ग्राफ बन जाएगा। बढ़िया, तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देन प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज हमें क्या बताता है कि एक बॉडी जो इमिट करता है वो सेल्फ सरफेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इमिट करता है, बट एट द सेम टाइम वो एनर्जी रिसीव भी करता है सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जो कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? सराउंडिंग का। तो सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4, तो ये अगर रेडिएशन का है तो उसमें टी इसका टेम्परेचर है, देन सिग्मा ए टी नॉट रेस्ट पावर 4 में टी नॉट जो कि इसका रिसीविंग का रेट को बता रहा है वो सराउंडिंग का है। तो मतलब नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज को मतलब जितना इसने रेडिएट किया माइनस जितना उतना रिसीव किया। सो वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि हम लोग कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए दिस माइनस दिस लिख रहे हैं, डन है? ओके, सो क्या हो जाएगा देख, सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 माइनस उसको माइनस कर दे तो ये टी नॉट रेस्ट पावर 4, डन है? तो इसमें डी क्यू बाई डी टी है ये, जो कि सिग्मा और ए पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको रेट ऑफ कूलिंग के टर्म्स में चेंज कर दें, ये देखो रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग अभी भी सिखाया था ना, माइनस डी टी बाई डी टी 1 बाय एमएस इनटू डी क्यू बाई डी टी, तो 1 बाय एमएस और ये डी क्यू बाई डी टी वाला वैल्यू यहां रख दे, तो ये जो तुम्हारा फंक्शन बना रहा है, ये वाला फंक्शन को आप ध्यान में रख सकते हो, मेमोराइज नहीं करना है, बस एक बार देखना है कि इसमें देखो सिग्मा कहां है, ए कहां है, एमएस कहां है और टेम्परेचर के ये किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर रेज़्ड पावर 4, क्योंकि इसी सेम इक्वेशन पर अप्रोक्सीमेशन यूज करके न्यूटन ने अपने अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बना दिया था कि जब ये टी और टी नॉट के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा ना हो। तो देखो अगर ये 4 ग्रे बॉडी के लिए बात करें तो ग्रे बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्मा ए के साथ में एक और टर्म आ जाएगा ई, सिग्मा ए ई बाई एम एस टी रेज़्ड पावर 4 माइनस टी, ये एक्चुअली में हमारा पीवाईक्यू भी है। आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेट ऑफ कूलिंग इमिसिविटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो इमिसिविटी देखो ऊपर में रहता है ना, ई ऊपर वाला टर्म है, और हीट कैपेसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो एमएस नीचे में रहता है। रुको मैं इस पर एक आध क्वेश्चन भी, हाँ देख ये देख, इसको ध्यान में रख ले, माइनस डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी। मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू भी करवाया है, देख ये था क्वेश्चन दिया हुआ, this was the graph which was given temperature versus यहां पर दिया हुआ है टाइम, ठीक है? तो दोनों ही देखो सेम जगह से डिक्रीज कर रहा है, तो एक का डिक्रीजिंग रेट ऐसा है और दूसरे का डिक्रीजिंग रेट ऐसा है। तो देखो ये 1 है और ये 2 है, तो सेम टाइम में सेम जगह से शुरू होकर के सेम टाइम में कौन ज्यादा घट रहा है, किसका डिक्रीजिंग रेट ज्यादा है? तो 2 का डिक्रीजिंग रेट ज्यादा है, तो जिसका मतलब 2 का कूलिंग रेट ज्यादा है, तो जिसका भी कूलिंग रेट ज्यादा होगा, जिसका भी कूलिंग रेट ज्यादा होगा उसका इमिसिविटी भी ज्यादा होगा। मतलब 1 और 2 में कूलिंग रेट 2 का ज्यादा है, समझ आ रहा है? 2 का ज्यादा है, इसलिए 2 इज मोर देन, ये हमारा जेई का पीवाईक्यू है। ओके, इसके बाद चलो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर स्टडी करने में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैड वर्कड ओवर इट, जिसमें प्लैंक भी थे। ओके, तो उन लोगों ने स्टडी क्या किया कि जब एक after several experiments and observations it was proved that black body radiation is continuous radiation, that is it contains all wavelengths, सारे wavelengths इसमें होते हैं, मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़े, छोटा वेवलेंथ मतलब हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, बड़ा वेवलेंथ मतलब स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखो मैंने इसको यहीं पर जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर ये एक ब्लैक बॉडी है तो ये ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है यहाँ पर देखो, तो इसके रेडिएशन में सारे साइज ऑफ फोटोन्स है इसके चारों तरफ, कुछ फोटोन बड़े हैं कुछ फोटोन छोटे हैं। फोटोन बड़ा मतलब उसका साइज बड़ा मतलब वेवलेंथ बड़ा, हम ऐसे इंडिकेट करें। तो ज्यादा बड़ा वेवलेंथ मतलब उसका एनर्जी कम होगा, बड़ा वेवलेंथ। कुछ फोटोन के साइज छोटे हैं, छोटा मतलब वेवलेंथ छोटा है मतलब उसका एनर्जी ज्यादा होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन वी ऑल नो hc by lambda, डन। अभी अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये जो फोटोन्स हमको सारे साइजेस के मिल रहे हैं, मतलब सारे वेवलेंथ वाले फोटोन मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखो छोटा वेवलेंथ, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, मतलब सारे वेवलेंथ्स मिले, कुछ इस टाइप का ग्राफ में मिला। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर हमने रखा है, वाई एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी रखा है। इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स, या फिर कह सकते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, जो भी आपको कहने का सेंस अच्छा लगे। तो इस ये ग्राफ हमें बस इतना बता रहा है कि ये वाला फोटोन अवेलेबल है या नहीं, यस है, इतना सा अमाउंट है अवेलेबल। ये वाला फोटोन अवेलेबल है, हाँ है, और इस फोटोन के कंपैरिजन में इस फोटोन का नंबर्स ज्यादा है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये वाला वेवलेंथ, तब तो फिर ये वाला वेवलेंथ वाला तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, फिर वो वाला वेवलेंथ का इंटेंसिटी उससे कम होगा। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, उसी का बहुत सारा नाम है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी। चलिए इस चीज को किसने वापस से कैच कर लिया? वेन्स ने। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ उसने बना दिया
और उसने क्या बोला, उनका जो ये डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या सेंस है, ये देखो। तो डिस्प्लेसमेंट उनका कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर हम ये वाला ग्राफ हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला है वो कौन सा वेवलेंथ के लिए, लैम्डा, ये वाला लैम्डा। तो ये वाला लैम्डा पर मिला है और कोई एक टेम्परेचर पर भी मिला होगा, है ना, कोई एक टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ हमने ड्रॉ किया। देन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। मतलब ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वाला पॉइंट, अगर वेवलेंथ घटेगा तो ये किधर के तरफ शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट के तरफ। तो अगर ये पॉइंट लेफ्ट के तरफ यहां से शिफ्ट कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे में टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग में टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। और अगर यही पॉइंट राइटवर्ड शिफ्ट कर गया तो राइट शिफ्ट करने का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ, मतलब वेवलेंथ बढ़ना, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन घटना। एनर्जी ऑफ फोटोन घट रहा है, दैट मींस इन टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो अगर राइटवर्ड का शिफ्टिंग है तो ये इंडिकेट करेगा ये देखो टेम्परेचर घट रहा है। तो अगर मैं सोचो कि इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसा नाम दे दूं, तो सबसे छोटा वेवलेंथ है 1 का, ये पीक वाले के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो मतलब हम कहेंगे कि T1 टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कर्व इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू सेकंड एंड इट इज ग्रेटर देन 3 टन। इसी बात को उसने लॉ बना दिया कि लैम्डा जो m है, लैम्डा यानी द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन इनवर्सली वे। तो लैम्डा इनटू t, ये t को इधर ले जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज बेंस कांस्टेंट। बेंस कांस्टेंट का एक वैल्यू भी है, एंड प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू 0.289 into 10⁻²। समटाइम व्हाइल मेकिंग द क्वेश्चन तुम इसको 0.3 के टाइप से यूज करके काम कर सकते हो। समझ में आता है? बहुत बार वो क्या दे देता है, टेम्परेचर दे देगा और बोलेगा कि वो वाला वेवलेंथ का वैल्यू बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो अगर ऐसा होता है तो तुम इसको यूज कर लेना। डन है? वन। ओके, अब है यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है, एनालिटिकल टाइप का नहीं है, एक थ्योरेटिकल है कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे ग्रे बॉडीज को हम ले लिए, अगर हम बहुत सारे ग्रे बॉडीज को ले लें, देखो सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर 1 2 3 सारी बॉडीज सेम टेम्परेचर पर है, सबका डायमेंशन भी देखो अगर सेम है, तो सेम डायमेंशन सेम टेम्परेचर, लेकिन अलग अलग बॉडीज, एक कॉपर एक एल्यूमिनियम कुछ और है, तो सभी का अगर हम इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो निकाले ना इसी पर्टिकुलर केस में, तो सभी के लिए ये वैल्यूज हमेशा सेम ही रहेगा। समझ में बात आ गया? दिस विल रिमेन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर बन जाता है, E of black body। क्लियर है? सो E by A it is equals to E of black body। सो बेसिकली यहां से आपको एक और भी चीज समझ में आ जाता है कि इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल हो जाते हैं। डन। नाउ एट द एंड लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक ही चीज है, वही उसका अप्रोक्सीमेशन है प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में। जैसे कि आप चाय पी रहे होते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज नॉट लार्ज, तो ऐसे में जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो जो कि T⁻4 माइनस T⁻4 होता था, उसके जगह पर पावर 1 आ गया। देखो T पे पावर 1, T ऑफ बॉडी पे पावर 1 माइनस T ऑफ सराउंडिंग पर भी पावर 1। अब इसमें पावर 4 नहीं रहेगा अगर ये डिफरेंस किसका, ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग का बहुत बड़ा नहीं है तो। डन। क्लियर? माइनस dt by dt के T एवरेज, ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का एवरेज टेम्परेचर। डन। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया हमने, दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट वन, आप सभी को यहाँ पर करना चाहिए। एक जस्ट चाय का एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा कितना है 30, चाय का अभी प्रेजेंट टेम्परेचर है 90। ओके, ये चाय कूल हो रहा है 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में, इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मिनट लगा है, ओनली 1 मिनट। ठीक है, तो अपना इक्वेशन में रखो, तो माइनस dt, ये जो माइनस dt by dt है इसको तुम ऐसे करके यूज करो, माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। डन है? तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ये जो तुम्हारा डेल्टा टी है ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो 90 से 80 हुआ है। ओके, माइनस डेल्टा टी को तुम इनिशियल माइनस फाइनल सोच लो, तो 90 माइनस 80, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया 10। ओके, ये वैल्यू हो गया 10। कितने टाइम में हुआ, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है, तो यानी कितना टाइम में वो 1, तो यहाँ पर रख दो डिवाइड बाय 1। डन है? इक्वेशन दो, फिर यहाँ पर देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट के देखो कांस्टेंट ही छोड़ दे, फिर क्या है यहाँ पर टी ऑफ बॉडी माइनस टी ऑफ सराउंडिंग, तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो फिक्स्ड है 30, उसको एज इट इज रख दे 30, बट बॉडी टेम्परेचर जो है वो 90 और 80 का एवरेज वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो 90 और 80 का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 85, तो यहाँ पर रख देंगे हम 85 माइनस 30। डन है? तो ये जैसे 55 वगैरह आ जाएगा। फिर ऐसे ही वो मैंने क्वेश्चन बनाया था, अगर 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में 1 मिनट लगता है, तो बता 70 डिग्री से 64 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा, तो 70 और 64, तो फिर उसके लिए अगला इक्वेशन बना, तो फिर से देखिए चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो 70 माइनस 64 कितना बन गया यहाँ पर देख 6। मान लेते हैं इसका टाइम जो हमने पूछा वो है t, इक्वल्स टू कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट छोड़ दे, फिर t एवरेज, तो 70 और 64 का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 67। सराउंडिंग टेम्परेचर इज सेम 30,
अब ये जो तुमको दो इक्वेशन मिल गया, जस्ट इन दोनों का रेशियो लेने, जस्ट डिवाइड कर दे, के और के विल गेट कैंसल्ड आउट, और जो भी आंसर आ जाएगा वही आंसर है। इसका आंसर आ रहा है 33/37, चेक इट। ओके, इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग, ये सब है, ये चार ग्राफ्स है, यही चार में से अगर पूछेगा तो यही चार में से पूछेगा। तो पहला रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टी माइनस टी नॉट, ये चारों ग्राफ को आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टी माइनस टी नॉट। तो अगर ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस पर है, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस पर है, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ कैपिटल टी है तो ग्राफ को वापस खुद से ड्रॉ करो, चेक करो इससे। इसके बाद दो ग्राफ और हो जाएंगे, तो एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो ये टेम्परेचर हमेशा ही टाइम के साथ में डिक्रीज ही होगा, और ये डिक्रीज यहाँ पर कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली। कैसा डिक्रीज होगा बोल, एक्सपोनेंशियली, इसको ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद एक और ग्राफ यहाँ पर देख लेंगे लॉग के टर्म्स में, तो अगर लॉग के टर्म्स में हो ग्राफ तो ऐसे में भी ये घटेगा ही, बट ये डिक्रीज था, कैसा रहेगा, लीनियर। डन। तो ये वाला पार्ट था हमारा, क्या बता, रेडिएशन। ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेडिएशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द पार्ट ऑफ केटीजी, बट बिफोर दैट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना पीवाईक्यू कर लेना बहुत जरूरी है। जैसे हीट ट्रांसफर मैंने अभी तुमको पूरा ही करवाया 2 वीडियोस में, तो दोनों को तुम अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट करो, और उसके बाद के अपना पीवाईक्यू जरूर चेक करो, सारे पीवाईक्यूज को करो, और अपने डाउट्स को रखना मत, व्हाट्सएप है या जो भी, जैसे भी मैं मिलता ही हूँ यहाँ पर, मुझे से पूछ लिया करो। तो किसी भी तक, क्योंकि वो आपको एक गाइड प्रोवाइड करेगा कि आप कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, और जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट थे उन सभी को ये क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। डन, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।